उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 332 किलोमीटर दूर माणा गांव ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर अंतिम मानवीय बस्ती है। ऋषिकेश से गंगा नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग पहला पड़ाव है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम है और यहीं से गंगा नाम शुरू होता है। देवप्रयाग का संगम धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। संगम का विहंगम दृश्य अत्यंत मनमोहक है। भागीरथी नदी गंगोत्री से प्रवाहित होती है तो अलकनंदा बद्रीनाथ से, यानी दोनों धामों से आ रही अविरल जलधाराएं यहाँ संगम कर गंगा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। देवप्रयाग से प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों, नदी नालों, झरनों, सघन और विरल वनों, खेत खलिहानों, पर्वतीय नगरों और गांव की मनभावना दृश्यावली पर्यटकों को भाव विभोर करने की अद्भुत क्षमता रखती है। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ होते हुए हम पहुंचते हैं सीमांत गांव माणा में। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली का माणा गांव अब भारत का पहला गांव है। पहले इसे भारत का अंतिम गांव माना जाता था, किंतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सीमा से जुड़े गांव के विकास को बढ़ावा दिए जाने के बाद माणा आज उन्नत, समृद्ध गांव की श्रेणी में सबसे आगे है। माणा गांव की यात्रा निश्चित ही रोमांचित करेगी और साथ ही प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों के अवलोकन के बाद मन मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ देगी। आइए आपको ले चलते हैं माणा गांव की यात्रा पर। समुद्र तल से 3118 मीटर ऊंचाई पर स्थित माणा गांव का सिर्फ सामरिक महत्व नहीं है, बल्कि पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। माणा से करीब 25 किलोमीटर आगे तिब्बत सीमा है। अतीत में तिब्बत के साथ व्यापार का ये मुख्य मार्ग हुआ करता था। माणा मुख्यतः बद्रीनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक घंटाकर्ण की नगरी है, इसीलिए स्थानीय लोग घंटाकर्ण को भूमि का रक्षक देवता मानकर पूजते हैं। माणा गांव में ही घंटाकर्ण का भव्य मंदिर है और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व निर्विघ्न यात्रा की कामना के साथ सबसे पहले घंटाकर्ण की पूजा की जाती है। माणा गांव में विशिष्ट पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय महिलाएं यहाँ के सांस्कृतिक प्रतिबिंब को उकेरती हैं। वे कहीं स्वेटर बुनती दिखाई देंगी तो कहीं ऊनी वस्त्रों को तैयार करती दिख जाएंगी, यानी अपने शिल्प कौशल में वे देश भर में बेजोर हैं। देश की सीमा पर द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में योगदान देने के कारण ही माणा और इसकी तरह अन्य सीमांत गांव के विकास के लिए ही वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की गई है। बदलाव के इस दौर में जब हर वस्तु तेजी से बदलती दिख रही है तो माणा गांव उससे अछूता कैसे रह सकता है। ये बदलाव साफ नजर आता है। स्लेट पत्थरों से ढके हुए भवनों का स्थान सीमेंट, कंक्रीट और टिन के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं वाले भवनों ने ले लिया है। साथ ही गांव में खेती, किसानी और पशुपालन के साथ बागवानी को भी महत्व दिया जाने लगा है। अखरोट और सेब के बागान आने वाले समय में यहाँ नए अध्याय के रूप में दिख सकते हैं। माणा के पौराणिक महत्व के रेखांकित करने के साथ स्थानीय निवासी गांव के बारे में विस्तार से बताते हैं। माणा गांव एक पौराणिक गांव है, विरासती गांव है, जो कि 10,300 फीट के ऊंचाई पर स्थित है। यह भौतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पर
बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और धार्मिक पर्यटन के लिए, साहसिक पर्यटन के लिए, पर्वतारोहण के लिए और यहाँ पर बहुत सारे स्कोप हैं। और जो इसका नामकरण है, नामकरण इसका माणा का जो वेदों में इसका नाम मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। और मणिभद्र का नाम यहाँ पर सामने मनाक है और इसी के नाम से इसका नाम माणा पड़ा। और ये भी पुराणों में ये भी इसका भी दृष्टांत आता है कि यहाँ पर मनु ने तपस्या किया और इसके नाम से भी शायद ये माणा नाम पड़ा होगा। और मणिनाग का भी दृष्टांत आता है इसमें, और ये मणिनाग का भी इसमें से भी जोड़ के इसको देखते हैं। और यहाँ की आबादी लगभग 1200 है और लगभग 105 परिवार यहाँ पर वर्तमान में रहते हैं। और आजीविका यहाँ पर बहुत बढ़िया साधन है, क्योंकि ये टूरिस्ट पिलग्रिम टूरिस्ट है, तो यहाँ पर टूरिस्टों की बहुत तादाद होती है, बहुत आते हैं। जितना बद्रीनाथ से आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो देखने के लिए पौराणिक और धार्मिक स्थान है, इसमें सर्वप्रथम श्री वेद व्यास, श्री गणेश गुफा और भीमपुल, सरस्वती नदी का उद्गम, वसुधारा, सतोपंत और स्वर्गारण्य देखने लायक धार्मिक स्थान है। माना जाता है कि केदारनाथ की पूजा अर्चना के बाद पांडवों ने द्रौपदी संग इसी स्थान से स्वर्गारोहण किया था। गांव के पास ही कुबेर नाला है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस प्रपात का जल उनकी संपन्नता का पैमाना है। प्रपात में जल निरंतर बहता है, इस कारण लोग मानते हैं जब इसमें जल की मात्रा कम होगी तो उनका वैभव भी कम हो जाएगा। जैसा कि उल्लेख किया गया, घंटाकंड के प्रति स्थानीय निवासियों में आराध्य भक्ति है। मंदिर प्रांगण में गांव के नागरिकों द्वारा, खासकर की महिलाओं का घंटाकंड की पारंपरिक रूप से स्तुति देखते ही बनती है। हमारे घंटाकरण जी हमारे गांव के क्षेत्रपाल हैं, जो हमारे गांव के इष्ट देवता है। ये हमारे इष्ट देवता के उसमें से पूजा जाता है। बद्री विशाल के क्षेत्रपाल हैं श्री घंटाकरण जी। जब भी बद्रीनाथ के पट खुलते हैं तो पहला क्षेत्रपाल घंटाकरण जी की पूजा होती है, उसके बाद बद्रीनाथ की पट खुलती है। तो हमारे गांव का क्षेत्रपाल श्री घंटाकरण जी का जो कपाट उद्घाटन होता है, कपाट खुलती है, वो 16 जून को खुलती है। ये हमारे इष्ट देवता है, इनकी 16 जून को पहली पूजा होती है, जिसको हम जेठ पूजा के नाम से जानते हैं। दूसरा त्यौहार घंटाकरण जी का बेलफू त्यौहार कहते हैं, जिसको हमको खेत से हम जो फापर बोते हैं, उस फापर को पहले हम घंटाकरण को चढ़ाते हैं। ये पूजा होती है आपको 15 जुलाई को। तो उस दिन से हमारी जो फापर होती है, जिसको हम कुट्टू का आटा भी बोलते हैं, उससे पूजा होती है आपका 15 जुलाई को। इसके बाद हमारा आती है तीसरा त्यौहार सावन का महीना। 15 गति सावन को हमारे इष्ट देव को खीर का भोग लगाया जाता है।
केवल उस दिन खीर का भोग तथा जो हमारे ऊपर जंगल से हम लोग फुलबाड़ी कहते हैं जिसको, उसमें से हम ब्रह्म कमल लाते हैं। ब्रह्म कमल और खीर का भोग उस दिन हमारे घंटाकर्ण को लगाई जाती है। फिर उसके बाद इसका त्यौहार आती है भादों का महीना, जिसे हम आठे के रूप में मनाते हैं। आठे के पहला दिन नाना कोणी बोलते हैं, हम नंदा के मंदिर जाते हैं। फिर उसके 4 दिन बाद 4 लसपा का जो बारी होता है, जो बारी होते हैं उनके पूजा के बाद हमारे घंटाकर्ण जी इष्ट देवता जी चोपता जाते हैं। चोपता में इनकी पूजा होती है। इनके भाई जो विश्वकर्मा हैं, बहनें हैं, वहाँ उनकी पूजा हो जाती है। घंटाकर्ण उनके सब बहनों के भाई हैं। जब भी कोई काम हो, कोई पूजा हो, तो घंटाकर्ण के हम लोग आज्ञा लेकर ही चलते हैं। जब घंटाकर्ण जी हमें आज्ञा देती है इस काम को करना है, तो भी हम उस काम को करते हैं। आठे के टाइम पर हम लोग माता मूर्ति भी जाते हैं। घंटाकर्ण जी का माता है, बद्री विशाल भाई है, तो माता मूर्ति में इनका पूजा जो होती है तो राहुल जी द्वारा होती है, जो बद्रीनाथ से आते हैं। गांव में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में श्रीमती सरस्वती कहती हैं। हम यहाँ माना गांव में 6 महीने के लिए आते हैं। 6 महीने हम नीचे चले जाते हैं गोपेश्वर में। 6 महीने हमारा ये पट भी बंद होता ना, जब हम यहाँ से नीचे चले जाते तो यहाँ पट भी बंद होता है 6 महीने ना। 6 महीने के लिए आते हैं हम यहाँ, और खेतों में फसल बोते हैं, आलू बोते हैं, मटर बोते हैं, बीन्स बोते हैं, और जिनका इधर बगीचा है सब गोभी और वो लगाते हैं, राई लगाते हैं ना। बीन तो आलू होता है ना। एक तो फापर बोलते हैं जिसको कुटो आटा बोलते हैं ना, हाँ, एक वो बोलते हैं। फिर वो भी होता है, वैसे तो जौ भी होता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा बोते हैं। परेशानी है कि लोगों को ना यहाँ, लेकिन थोड़ा बहुत वो आलू है तो उसका तो मार्केटिंग ही ठीक नहीं है, क्या करना है, सब परेशानी है। खेत छोड़ने वाले हैं सब लोग। बगीचे में क्या क्या है? बगीचे में वो गोभी है, हरी सब्जी है, पालक और मेथी, धनिया, इतना चीज़ होता है। बड़े बगीचे तो सब लोगों का नहीं है, किसी किसी का है, उनका होता है, उतना होता है। लेकिन हम लोगों का उधर ही है तो वो थोड़ा बहुत आलू होता है, वो आलू का भी मार्केटिंग नहीं है, क्या करना। स्थानीय निवासी कुंदन सिंह टकोला लोकल फॉर वोकल का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि गांव में पलायन न सिर्फ रुका है बल्कि रिवर्स पलायन हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो है पहले जो है पलायन बहुत होता था, अब हमारा पलायन रुक गया, रिवर्स पलायन हो रहा हमारे वहाँ। क्योंकि जितने भी हमारे जो है रिटायरमेंट वाले सारे वापस अपने गांव की ओर चले आ रहे। हमारे यहाँ ऊनी उद्योग सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर किया जाता है। तो इसमें जो है अब क्या हुआ, पहले ऊन की जो है रॉ मटेरियल हमें खूब मिलता था, अब हमें रॉ मटेरियल कम मिलने लगा। तो हमारा ये वो है समस्या है कि हमें रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से सस्ते दामों पे उपलब्ध कराया जाए। तो क्योंकि हम लोग जो है वूलन से ही अपना कोट के पट्टू बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, टोपी बनाते हैं, और लेडीज़ अपने शॉल बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हम वूलन का ही बनाते हैं। तो लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ही लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर आलू फसल उगाते हैं, और सब्जियों में लगभग सभी सब्जी हमारे वहाँ हो ही जाते हैं। मटर है, गोभी है, पालक है, बीन्स है, ये सारे लोग हमारे यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। ब्रोकली भी यहाँ पर लगाते हैं लोग। अब हम ये चाहते हैं कि जो पहले हमारा जो आलू का बीज था उसमें और अब वाले बीज में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर, क्योंकि अब जो है सॉइल उसका ख़राब हो चुका है, और वो सूक्ष्म कृमि होते हैं इसमें जो आलू की फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो उनका भी प्रकोप होने लगा है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे वहाँ इस वाइब्रेंट विलेज में आलू के फसल को बढ़ावा देने के लिए पहले सॉइल टेस्ट कराया जाए, और फिर इस जो सूत्र कृमि है इसका उपचार किया जाए। सेब का बाग लगा दिया है, कम से कम मैंने जो है 10-12 नाली पे जो है एक सेब के बाग लगाए हुए हैं, और साथ में जो है गुलाब रोज़ जिससे गुलाब जल और गुलाब इत्र बनता है, उसके भी चारों तो और मैंने बागवानी कर दिया है। और साथ में कटकी होता है हमारे वहाँ, उसका भी वृक्ष वो रोपण कर दिया है। साथ में मैंने जिस दिन इस बाग को बनाया था उससे पहले मैंने अपने गुरुजी द्वारा 108 तुलसी के पौधों से जो है उद्घाटन कराया था। पीताम्बर सिंह मानते हैं कि विकास की दौड़ में गांव भी आगे बढ़ रहे हैं।
विगत वर्ष 21 अक्टूबर 2022 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब माणा भ्रमण पर आए तो इन बॉर्डर विलेजों को उन्होंने प्रथम गांव के नाम से डिक्लेयर किया गया। तो आज हम ये सोचते हैं कि विकास के दौर में एक गांव भी प्रथम रहे। आज इस गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत लिया गया है। तो हम ये सोचते हैं कि जो विकास का रोड मैप बने, धरातल पे कम्युनिटी के साथ मिलके कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बने और अच्छा प्लानिंग बने, ताकि वो जो डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल हो। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। माणा गांव जो है बद्रीनाथ जी से करीब 3 किलोमीटर आगे भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से यहाँ पर जो 6 महीने हैं वो पूरा पर्यटन का है, तीर्थाटन का है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो रोड मैप के बारे में हम आपको अभी बता रहे थे, तो हमारे यहाँ नए नए जो वो हैं क्या बोलते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो डेवलप किया जाए, एडवेंचर टूरिज़्म को डेवलप किया जाए। भारत तिब्बत सीमा पर एक हमारा देवताल है, उसको एक्सपोजर मिले, सीमा दर्शन जो है देवताल को बने, जिससे कि जो स्थानीय बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर सृजित हों। पर्यटन की संभावनाएं अपार हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमको इतनी नेमतें बरसा रखी हैं, हम उसको कैश करना चाहते हैं। अभी होम स्टे है, होम स्टे के लिए भी सरकार हमारे लिए कर रही है, लोग कुछ हमने अपने ओर से डेवलप किया। मैं तो 96 से होम स्टे चला रहा हूँ और उस होम स्टे का जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लास्ट प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पर बताया कि कोई भी टूरिस्ट अगर जिस स्थान पर जाता है वो अपने बजट का 5% वो स्थानीय उत्पादों पे दे, तो इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मेरा ओवरऑल ये है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हमारे माणा गांव हमारे उत्तराखंड में है। मेरे गांव में करीब लोग रिटायरमेंट के बाद अभी गांव में आ रहे हैं, ये बहुत प्लस पॉइंट है। मैं खुद ही, मेरा रिवर्स प्लान हो रखा है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे गांव में लोग आएँ, गांव को आबाद करें और जो भी सरकारी स्कीम है उसका फ़ायदा उठाएँ। जो स्थानीय जो खेती है वो हमारा पहले फापर पर होता था, आलू पर होता था, लेकिन वर्तमान दौर में इन चीज़ों पर कम फोकस किया जा रहा है हमारे गांव के लोगों को, क्योंकि उसका एक तो यील्ड अच्छा नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम नए नए चीज़ ऑर्चार्ड, जैसे हिमालयन बद्री सेब के नाम से हम सेब का खेत का विकास कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो यहाँ का एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। अखरोट है, अखरोट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सरकार जो है एग्रीकल्चर की बजाय यहाँ पर अगर हॉर्टिकल्चर पर ध्यान देती है तो इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। वस्तुतः भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए माणा गांव एक विशिष्ट आकर्षण है और हाल के वर्षों में यह आकर्षण बढ़ा है। बद्रीनाथ का देश के 4 धामों में अलग महत्व है। इसी कारण हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मौके पर देश के विभिन्न भागों से आए तीर्थयात्रियों ने अपने अनुभव कुछ इस तरह व्यक्त किए। हम 6 लोग यहाँ बद्री विशाल के दर्शन करने आए हैं। जय बद्री जय केदार। हम लोग यहाँ 4 धाम की यात्रा के लिए आए थे और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। आज हमारी 4 धाम की यात्रा संपूर्ण रूप से पूरी हुई है। हमें यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत सुकून मिलता है और मन को शांति मिलती है। हम 9 दिन का टूर लेके आए थे और हम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ऋषिकेश और वो सब की 9 दिन की टोटल टूर है। उत्तराखंड में आके हमें बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है, ये सच बात है, आज पता चल गया। आज हम 50 आदमी का ऊपर इधर आया, हम देहरादून पहुंच के इधर आया। इधर आने का कारण क्या है, सब 60 का ऊपर है उम्र और हमारा पितृकों के लिए हम श्राद्धा करने के लिए पहला प्रोग्राम था। और इधर आने के बाद अभी सुबह विष्णु सहस्रनाम पे और आरती का पूजा पूरा दे के बहुत खुश हुआ। एंड मौसम थोड़ा बहुत अच्छा था, 2 दिन के कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं था और इधर खाना पीना का कुछ भी तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा लगा। एंड पहली बार हम आ रहे हैं, इतना पहाड़ देख के, इतना सुंदर देख के बहुत खुश हो रहा है। हम बाय ट्रेन से और बाय बस से यहाँ पहुँचे यहाँ पे और यहाँ का वातावरण जो काफ़ी सुंदर है। अब बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके मन पवित्र हो चुका है सबका एकदम। और मैं समस्त भारतवासियों और हर सनातन धर्मी को कहना चाहता हूँ, एक बार अवश्य आप बद्रीनाथ के दर्शन को पहुँचिए और यहाँ स्वर्ग का और भगवान विष्णु नारायण का आनंद लीजिए यहाँ आने के बाद। और आप सबसे निवेदन है, सब जरूर इनका करिए और एक साथ 4 धाम के दर्शन करिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन
सफल हो जाएगा। भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी विख्यात है। नीलकंठ पर्वत शिखर की तलहटी में अवस्थित धाम की शोभा को ये पर्वत शिखर द्विगुणित कर देता है। सूर्योदय के समय नीलकंठ पर्वत शिखर पर बदलती आभा आध्यात्मिक अनुभूति तो देती ही है, आत्मिक शांति भी मिलती है और ऐसा मन भावन दृश्य सहज ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक यादगार बन जाते हैं।